सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बड़ी खबर है, आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 23 अक्टूबर को अयोध्या में मनाया जाएगा दीपोत्सव और पीएम मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। तैयारियां किस तरीके से वहां पर चल रही हैं, इसी का जायजा लेंगे सीएम योगी। दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे अधिकारियों के साथ में और समीक्षा करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा अयोध्या में और इससे पहले आज दौरा सीएम योगी का रहने वाला है। पीएम मोदी शरीक होंगे, शामिल होंगे दीपोत्सव कार्यक्रम में और इसी कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या जाने वाले हैं। वहां पर अधिकारियों के साथ में करेंगे समीक्षा, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं पीएम के आगमन को लेकर भी, और दीपोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है सरकार की और इसीलिए सीएम योगी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों से वो बातचीत भी करेंगे, जानकारी लेंगे। पीएम आएंगे और लाखों दिए जलाए जाएंगे अयोध्या में, जिसकी तैयारियां वहां पर जोरों पर चल रही हैं और आज खुद सीएम योगी उतरेंगे ग्राउंड पर। वहां पर जाकर के अधिकारियों से जानकारी जुटाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे। अयोध्या का उनका दौरा कई मायनों में खास है। 23 अक्टूबर की तारीख जब अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। और ये कार्यक्रम अद्भुत होगा, भव्य होगा, जिसकी तैयारियां वहां पर लगातार हो रही हैं पिछले कई दिनों से। आज सीएम योगी वहां पर जाने वाले हैं, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे, मीटिंग भी लेंगे, समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ में तमाम तैयारियों को लेकर। अयोध्या दौरे पर सीएम श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करते हुए भी सीएम योगी आपको दिखाई देंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम का निरीक्षण वहां पर करेंगे, ग्राउंड पर तैयारियां किस तरीके की हैं, सरयू जी आरती स्थल का भी निरीक्षण करते हुए सीएम योगी दिखाई देंगे। सिलसिलेवार तरीके से पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, पौने 12 बजे, लगभग 12 बजे के आसपास रामकथा पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर अयोध्या के साधु संत खासे उत्साहित हैं। बहुत उत्साह है क्योंकि यह संयोग सब दिन नहीं मिलता। अब की वर्ष का जो दीपोत्सव है वो बहुत ही भव्य दिव्य रूप ले रहा है, क्योंकि इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके द्वारा दीपोत्सव का जो प्रज्वलन होगा। दीपोत्सव में 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 14 लाख दिए राम की पैड़ी पर रोशन होंगे। इनमें से 11,100 दीपक गोबर से बनाए गए हैं। दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए 18 से 19,000 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। फिलहाल अयोध्या को सजाया जा रहा है। रास्तों और चौराहों की सफाई और रंग रोगन का काम जारी है। साथ ही बड़ी संख्या में दीपक लाए जा रहे हैं। कुम्हार की तकली पर दियों का निर्माण हो रहा। निर्माण त्रेता युग की दिवाली को धरा पर
उतारने का। एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या बनने जा रही है। एक बार फिर अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर संवर कर तैयार होगी, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे और अधिकारीगण के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। और इस बार का दीपोत्सव खास होगा, क्योंकि भगवान रामलला के मंदिर में पहली दीपक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जलाएंगे और वहीं से ही दीपोत्सव का आगाज शुरू हो जाएगा। अपने सहयोगी अपूर्व पाठक के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित होंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विसर्जित करेंगे अस्थियां और साथ में डिंपल यादव और पूरा परिवार रहेगा। सफाई हवाई पट्टी से सुबह 10 बजे निकलने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। चाचा शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और रामगोपाल यादव भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रयागराज में अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। नेताजी की अखिलेश यादव अस्थि विसर्जित करेंगे, साथ में पूरा परिवार रहेगा, डिंपल यादव समेत। और कहा यह जा रहा है कि 10 बजे सफाई हवाई पट्टी से सुबह 10 बजे निकलने का उनका कार्यक्रम है और चाचा शिवपाल सिंह यादव भी साथ में मौजूद होंगे। उनके अलावा धर्मेंद्र सिंह यादव होंगे और रामगोपाल यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो प्रयागराज में संगम नगरी में अस्थि विसर्जित की जाएंगी नेताजी की, मुलायम सिंह यादव की, और पूरा परिवार मौजूद रहेगा। डिंपल यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव को लेकर के जानकारी है। धर्मेंद्र सिंह यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। 10 बजे सफाई हवाई पट्टी से निकलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुबह सपा की। गाजीपुर से खबर है, आज जखनिया विधानसभा में सुबह सपा की सावधान यात्रा पहुंचेगी। अपने ही गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव में सुबह सपा ने जीती थी गाजीपुर की सातों सीटें और 5 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर सुबह ने जीत दर्ज की थी। गठबंधन टूट गया है और गठबंधन टूटने के बाद सुबह ने शुरू की है सावधान यात्रा, जो यहां पर पहुंच रही है। और गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर एक रैली को, जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। सभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से वो बातें रखते हैं, इस पर भी नजर होगी। बहरहाल सावधान यात्रा पहुंचेगी जखनिया विधानसभा में सुबह सपा की। ओम प्रकाश राजभर अपने ही गढ़ में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे आज आपको। यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव के वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुबह सपा, तो सातों की सातों सीटें जीती थी। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी और बाकी 2 सीटों पर सुबह सपा ने जीत हासिल की थी। और अब चूंकि गठबंधन टूट गया है तो ये सावधान यात्रा लगातार चल पड़ी है सुबह सपा की। अब यहाँ पर किस तरीके से हुंकार भरते हैं ओम प्रकाश राजभर, नजर होगी। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कांग्रेस मुख्यालय में मतगणना की पूरी प्रक्रिया चलेगी। मतगणना के बाद जारी होगा परिणाम। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है, ये आप जानते हैं। सुबह 10 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली से खबर, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। कौन होगा कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे पर्दा उठेगा। और आज सुबह 10 बजे का वक्त है जब से काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मतगणना होगी। कांग्रेस मुख्यालय में ही मतगणना होनी है। पूरी प्रक्रिया 10 बजे से चलेगी और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी। ये कहा जा रहा है मतगणना के बाद ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, नतीजे घोषित होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। हालांकि पलड़ा भारी मल्लिकार्जुन खड़गे का दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम बड़े नेता खड़गे के साथ खड़े दिखाई दिए। शशि थरूर को भी उम्मीद है कि उनके पक्ष में नतीजे आएंगे। अब काउंटिंग होगी 10 बजे के बाद से, उसके बाद जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। प्रयागराज से बड़ी खबर है, आरएसएस की बैठक का आज समापन हो जाएगा। समापन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे, ऐसी खबर। और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बैठक में लिए गए फैसलों की वो जानकारी देंगे। 4 दिनों से संघ की अखिल भारतीय मंडल की बैठक चल रही है, जिसका कि समापन आज हो जाएगा, ऐसी खबर है। और इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी कि संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी
शामिल, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जो इस बैठक में चर्चा हुई है, जिन जिन मसलों पर, जिन जिन विषयों पर, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर से खबर है, आज जेल से छूटेगा गालीबाज श्रीकांत त्यागी। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा होगा श्रीकांत त्यागी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, कागजी कार्रवाई के बाद रिहा किया जाएगा श्रीकांत त्यागी को सेशन कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है जमानत। एक मामले में जमानत मिलनी थी, उसको भी हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। उसके बाद आज रिहा होगा श्रीकांत त्यागी, ये खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। ये कहा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा होगा, वहीं पर श्रीकांत त्यागी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने के बाद आज ये खबर है कि जेल से रिहा होगा। कागजी जो कार्रवाई है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद जेल से छूटेगा श्रीकांत त्यागी। और त्यागी को सेशन कोर्ट से पहले ही 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। वाराणसी से खबर, ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोनों ही अदालतों में 3 मामलों में सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना के मामले में सुनवाई होने वाली है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे। ज्ञानवापी विवाद को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने है। सुनवाई होने वाली है। देखिए, दो मामले हैं, दोनों अदालतों में 3 मामले बताए जा रहे हैं जिन पर सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना के मामले में भी सुनवाई होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जो रिकॉर्ड है वो हाई कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। वाराणसी से खबर, ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों ही अदालतों में 3 मामले हैं जिन पर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट का रुख क्या रहेगा, इस पर लगातार नजर होगी। कन्नौज से खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मजदूर। शोपिया में ग्रेनेड अटैक में मारे गए कन्नौज के 2 मजदूर और दोनों के शव सुबह 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोनों के पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचाया जाएगा। दोनों का गांव में ही अंतिम संस्कार होना है। जब से खबर परिवार वालों को मिली है तब से ही परिवार में मातम है और 6:30 बजे का वक्त है जब लखनऊ एयरपोर्ट दोनों के शव बुलाया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आगरा की तस्वीर। आगरा में 12 अवैध चैम्बर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों में कई अवैध चैम्बर्स का निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एसडीएम से की थी और उसके बाद एसडीएम ने तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध रूप से बने 8 चैम्बर्स को तोड़ दिए। ये बुलडोजर वाली कार्रवाई जब यहाँ पर हुई उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। अवैध चैम्बर्स जो बनाए गए उनको उठाया गया, ध्वस्त किया गया। बार एसोसिएशन ने शिकायत की थी एसडीएम से, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कानपुर देहात में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानपुर देहात में अवैध निर्माण गिराया गया है। वहीं इस दौरान 2 युवकों ने पुलिस पर पथराव भी किया। 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर चला, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। मामला भोगनीपुर कोतवाली के पुकराया कस्बे का बताया जा रहा है। कानपुर देहात से खबर, जहां पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। हाईकोर्ट का आदेश और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानपुर देहात में ये कार्रवाई हुई। इस दौरान 2 युवकों पर आरोप है कि पुलिस पर पथराव इन्होंने किया। 1 घंटे तक वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे, एक तरफ कार्रवाई और दूसरी तरफ युवा किस तरीके से पत्थर फेंक रहे हैं। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली के पुकराया कस्बे का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। ये 250 से अधिक लोगों को बिजनेस, एजुकेशन और टूरिस्ट वीजा दिया करता था और 10,000 रुपए में फर्जी वीजा बनाकर बेचता था। इनके कब्जे से अमेरिकन ड्रग्स 65 ग्राम, 13 फर्जी पासपोर्ट, 21 फर्जी स्कैन वीजा, 16 एटीएम कार्ड, 30 मोबाइल फोन और 20 एक्टिव सिम कार्ड, 3 स्टाम्प पैड बरामद किए गए हैं। विदेशी नागरिक शिकंजे में पूछताछ होगी और भी इसके साथी हैं क्या, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। स्पेशल जो ऑपरेशंस टीम है उसने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम जिमो है, एक का नाम ओडिम्बा है और डैनियल है। इनके पास से लगभग 18 पासपोर्ट्स फर्जी तरीके से बनाए गए और 21 फर्जी इंडियन वीज़ा जो इनके द्वारा जनरेट किए गए हैं वो बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से मेथाक्विलोन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग कई लाखों रुपए में है, वो बरामद हुई हैं। साथ में फेक US डॉलर करेंसी के नोट्स बरामद हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बांदा से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पड़ोसी पर 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पड़ोसी युवक घर के बाहर खेल रही बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में लहूलुहान हालत में बच्ची अपने घर पहुंची। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरी घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी युवक बच्चे को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस फुटेज के आधार पर भी पुलिस जांच पड़ताल करेगी और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 7 साल की मासूम को बहला फुसला कर अपने साथ युवक ले गया अपने घर, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद से ही युवक फरार है। हालांकि पुलिस में शिकायत की गई है, पुलिस पड़ताल कर रही है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी, पुलिस का दावा। ये प्रकरण हम लोग के संज्ञान में आया। सूचना मिली कि एक लड़की के साथ एक उसके मोहल्ले के ही रहने वाले ने दुष्कर्म किया है। तत्काल सूचना पर हम सभी अधिकारियों वहाँ मौके पर गए थे। इसमें मुकदमा तत्काल पंजीकृत करा दिया गया है और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की। अभी फिलहाल वो अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसको जल्दी हम अरेस्ट करेंगे और आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। और अब बात करेंगे 16% मुस्लिम वोट की, जिसमें से एक हिस्से पर अब भाजपा ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। भाजपा की कोशिश मुस्लिमों के पसमानदा समाज को अपने साथ लाकर समाजवादी पार्टी का खेल खराब करने का है, क्योंकि अब तक मुस्लिम बड़ी संख्या में सपा को वोट करते रहे हैं। ऐसे में अगर थोड़ा भी मुसलमान भाजपा के साथ गया तो सपा को बड़ा नुकसान होगा। और यही वजह है कि हमने लिख दिया है कि साइकिल के आगे मुस्लिम ब्रेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान भाजपा के लिए दरी बिछाएगा? भाजपा का पसमानदा दांव 80 सीट पर मजबूत होंगे पांव। 72 घंटे का मंथन, समाजवादी खेमे में टेंशन। 16% वोट में हैकर, साइकिल के आगे भाजपा का मुस्लिम ब्रेकर। 2024 की चुनावी जंग भले 16 महीने दूर हो, लेकिन अभी से विरोधियों की फील्डिंग सेट करने में भाजपा जुट गई है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को सपा और बसपा का सबसे मजबूत बेस माना जाता है, अब उसी मुस्लिमों के सबसे बड़े पसमानदा समुदाय में भाजपा ने सेंधमारी की तैयारी की है और 72 घंटे का अल्पसंख्यक सम्मेलन कर सपा और बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। ये समाज सशक्त हो रहा है, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, तो निश्चित तौर पे ऐसा रुझान आना स्वाभाविक है। अभी आगे जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम समाज का विश्वास और बढ़ता रहेगा और ये कार्रवाई ऐसी बढ़ता रहेगा। सपा बसपा कांग्रेस जो पासमाना मुस्लिमों को बरगला करके छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में केवल वोट ले करके और उनको भूल जाने का काम करती थी, पाप करती थी, अब उनके पाप की सजा देने की आस से या पासमाना जो विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम है हमारा, वह इनको अब सबक सिखाने का काम करेगा। आपको बता दें कि भाजपा का अल्पसंख्यक सम्मेलन 16 अक्टूबर को लखनऊ के क्राइस्ट चर्च में शुरू हुआ था, जिसके बारे में दावा किया जा रहा कि इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा पसमानदा समाज का है और बीजेपी बार बार यही कह रही है कि पसमानदा समाज के साथ सभी पार्टियों ने अब तक धोखा किया है और बीजेपी ही उनको समाज में आगे लाने के लिए काम कर रही है। बार बार बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि जो लाभार्थी योजना है उसमें बीजेपी ने सबके साथ सबको समान रूप से लाभ पहुंचाया है और इसका फायदा पसमानदा समाज को सबसे ज्यादा मिला है। लेकिन एक बड़ा सवाल शफीकुर रहमान बर्क के उस बयान का भी है, जिन्हें लगता है कि भाजपा के साथ वही मुसलमान जाएगा जो डरा हुआ होगा और बिका हुआ होगा। मुसलमानों से नफरत की जा रही, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर पूरे देश को बांटा जा रहा है और पूरे देश को के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। तो इसलिए ये आज उनकी जो दुहाई दे रहे हैं, उनका जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं, समझ गए जी, जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं या डरे हुए मुसलमान हैं, वो उनके सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।
मंगलवार को शफीकुर रहमान के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जमकर पलटवार किया, जिनकी माने तो सपा ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कभी उनका हक उन्हें नहीं दिलाया। और भारतीय जनता पार्टी मैंने आह्वान भी किया है कि दूध में चीनी डालती है जिससे दूध की मिठास बढ़ जाए, और ये विपक्ष में जो है वो दूध में नींबू डालते हैं जिससे आपस में दूरी बढ़ जाए। तो हम दूरी नहीं बढ़ाएंगे, हम गले लगाएंगे। सपा बसपा को जवाब मुसलमानों ने दे दिया कि उसको किस पे विश्वास है। मोदी जी और योगी जी पे पूरा विश्वास आज मुस्लिम समाज को, पसमानदा समाज को है, और इसी विश्वास के साथ हम कदम से कदम मिला के मोदी जी और योगी जी के साथ अपने भारत को नए तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। भाजपा का दावा है कि जो योजनाएं उनकी सरकार में शुरू हुई उसका बड़ा फायदा मुस्लिम तबके को मिला, लेकिन इस अल्पसंख्यक सम्मेलन का मकसद योजनाओं के लाभ से कहीं आगे का है, क्योंकि 2024 में भाजपा ने अपने लिए 80 सीट का टारगेट सेट किया है, जो मुस्लिमों को साधे बिना मुमकिन नहीं हो सकता। यही वजह है कि भाजपा ने मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है और उसने मुस्लिमों के उस तबके को रिझाने की कोशिश की है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मुस्लिमों का एक बड़ा धड़ा भाजपा के लिए दरी बिछाएगा, या फिर भाजपा को थोड़े से ही वोट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी वोट भाजपा की तरफ अगर शिफ्ट हुआ तो सपा का खेल खराब हो जाएगा। और यही वजह है कि पूरा गड्ढा खोदने की जगह भाजपा ने सपा के सामने मुस्लिम रूपी ब्रेकर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।